स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य आपको डीएलएड की कक्षाओं संचालन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत द्वितीय सेमेस्टर हिंदी का सिलेबस हम आपको कवर करा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहानी के बारे में पढ़ा, उसके बाद परिवेशी चर्चा के बारे में पढ़ा। चर्चा क्या है? चर्चा जब दो व्यक्ति आपस में विचार विमर्श करते हैं तो किसी भी टॉपिक बात करते हैं वही चर्चा होती है। चर्चा के द्वारा से, चर्चा के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है और व्यक्ति आपस में अपने भावों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। तो एक टॉपिक था परिवेशी चर्चा। परिवेशी चर्चा क्या था? देखिए, परिवेशी चर्चा, परि प्लस वेश, परि प्लस वेश। परि मतलब होता है चारों तरफ और वेश मतलब होता है वेशभूषा। जो भी वेशभूषा हमारे चारों तरफ है वही होता है परिवेशी चर्चा। ठीक, जो भी दिखाई दे रहा, सजीव निर्जीव जितने भी चीज दिखाई दे रहे हैं सब पर चर्चा करना ही परिवेशी चर्चा होती है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, तो अब हमारा है स्व अनुभव पर चर्चा। स्व अनुभव पर चर्चा। चर्चा हम किस पर करेंगे? स्व अनुभव क्या होता है? व्यक्ति जब कोई चीज स्वयं का अनुभव करता है, स्वयं पर आत्मविश्लेषण करता है तो उसी कहते हैं स्व अनुभव। मतलब जो व्यक्ति अपने आप पर अनुभव करता है वही स्व अनुभव कराता है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्व अनुभव पर चर्चा। स्व अनुभव होता क्या है? अनुभव सुनाने की प्रक्रिया में श्रवण कौशल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। श्रवण मतलब सुनना। जब व्यक्ति सुनता है तो उसी के अनुरूप कार्य करने का प्रयत्न भी करता है। एक स्थिति में छात्र दूसरे का अनुभव ग्रहण करते तब दूसरी स्थिति में, जैसे मान लीजिए दो छात्र हैं, आपस में जब विचार विमर्श करेंगे तब वो अपने स्व अनुभव की चर्चा पर विचार विमर्श करता है। जैसे कोई कहानी सुनाइए तो दूसरा व्यक्ति भी उसी कहानी से रिलेटेड याद करेगा, तो वो जो चर्चा होगी तो स्व अनुभव के अनुसार वो भी अपनी बात वहाँ उस समाज में रखेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आप अपने नाना के यहाँ, अक्सर बच्चे अपने नाना नानी मामा मामी के यहाँ कहानी सुनाते हैं। कोई अपनी नाना अपनी नानी मामी के कहानी सुना देता है तो दूसरा व्यक्ति भी अपने स्व अनुभव के अनुसार, हाँ यार हम भी अपने मामा के यहाँ गए थे, हम भी बाग में बहुत आम तोड़े हैं, हम भी नहर में खूब नहा किए हैं। किसके आधार पर? वो अपने अनुभव के आधार पर कि हाँ हम भी जाते थे दूसरे का जो खरबूजा वगैरह तोड़ लेते थे, जो सोते रहते थे तो वो हमको दौड़ाते थे। मान लीजिए कहीं आम पका हुआ है और हमको आम नहीं देते थे तो हम भी क्या करते थे, जब वो सोए रहते थे जाते थे धीरे से जो आम बीन कर रखे रहते थे उनका वही पोटलिए चुरा कर हम भाग जाते थे और बाद में जानते थे, खूब दौड़ाते थे, कहते थे फलना देखिए आपका बच्चा ऐसे किया। ये क्या था? स्व अनुभव पर चर्चा। यानी बालक जो कोई भी व्यक्ति जब अपनी कहानी सुनाता है तो व्यक्ति उसी कहानी के आधार पर वो कहानी सुनाना शुरू करता है। अब किसके आधार पर? पहला मान लीजिए घटना वर्णन। घटना वर्णन क्या होता है? अभी हमने बताया ना कि कोई भी घटना घटित होता है तो घटने का वो वर्णन करता रहता है। परिवेशी के समान ही चर्चा या वार्तालाप के संबंध में घटना या अनुभव का वर्णन किया जाता है। किसके? परिवेशी। घटना वर्णन के माध्यम से किसी घटनाओं का वो वर्णन करता है स्व अनुभव के आधार पर। जैसे कहीं पर भी मेला देखने गए, ठीक, वहाँ पर कोई घटना हो गया, आग लग गया या एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, तो व्यक्ति कहता है हाँ यार वहाँ पर ऐसे अनुभव के अनुसार था, अपने अंदर वहाँ पर गए थे, वहाँ पर ऐसा चीज़ हो गया था, सब लोगों ने उसको हॉस्पिटल ले गए और तब उसकी मदद हुई। अरे यार वहाँ पर गए थे, बहुत भीड़ थी, वहाँ कुछ चोर ने किसी का पर्ची चुरा लिया। ये क्या था? घटना वर्णन। किसी घटना का रोचक पूर्ण तरीके से चर्चा करना ही घटना वर्णन के अंतर्गत आता है। दूसरा है दृश्य वर्णन। दृश्य वर्णन क्या है? मान लीजिए छोटा बच्चा है, ठीक, कैसा बच्चा है? छोटा बच्चा है, वो किसी मेले में गया, कहाँ गया? किसी मेले में गया। मेले में क्या देखता है?
मेले में बच्चा देखता है यार, अच्छा बच्चे सबसे ज़्यादा क्या खरीदारी करते हैं? खिलौने, कि कौन कौन से वहाँ पर खिलौने हैं। तो जब सो अनुभव चर्चा कर रहा है एक दूसरे के समझ, अरे यार हम वहाँ गए थे, वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रक था वो चाबी से चलती थी, यानी दृश्य वर्णन। और वहाँ पर लकड़ी के भी कुछ खिलौने थे, वहाँ गुब्बारे थे। वो जो जो चीज़ें देखा होगा, जिन जिन दृश्यों को वर्णन करता होगा, वो स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त करता है उनके प्रति। छोटी कक्षाओं में किसी मेले दृश्य बताकर बालक मेले का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। तो बालक के अंदर जो भी आकर्षण का केंद्र होगा, जैसे कोई झूलना झूलता, अरे यार वहाँ पर गए थे, बहुत बड़ा झूलना था, अब लोगों ने बैठा और हुआ क्या, उसमें हमको चक्कर आ रहा था, बार बार जब घुमा रहा था तो चक्कर आता। कोई कहता अरे यार हम तो मोटर गाड़ी वाले बैठे थे। यानी बालक जिन जिन दृश्यों का वर्णन देखता है उनका वर्णन करता है, किसके अनुभव पर? स्व अनुभव के आधार पर चर्चा कर रहा है। तो दूसरा था दृश्य वर्णन। बच्चा जो भी खिलौना देखेगा, जो भी, जैसे कभी कभी मौत का कुआं होता है, अरे यार वहाँ पर हम लोग गए थे, एक मौत का कुआं था, 2 लोग मोटरसाइकिल से और कुएं में थे और 80 की स्पीड में गाड़ी, और वो भी कैसे, बीच में नहीं, उनकी दीवालों पर बार बार चक्कर लगा रहे थे। ये क्या था? उसमें रुचि पैदा होती है। अब किस बेस पे का नहीं, किस बेस पे करा रहे थे ये कुछ पता नहीं था। ठीक, ये था दृश्य वर्णन। अब यात्रा वर्णन, घटना वर्णन, दृश्य वर्णन, लास्ट है यात्रा वर्णन। आप कहीं भी यात्रा करते हैं तो यात्रा वर्णन करते हैं। ठीक, यात्रा वर्णन के अंदर क्या क्या आता है? जैसे यात्रा करना, जैसे मान लीजिए आपको मेला जाना है ना, मान लीजिए मेले की यात्रा करना है, और मेला 100 किलोमीटर, जैसे कुछ लोग विंध्याचल चले जाते हैं, कुछ लोग मैहर चले जाते हैं, और भी अन्य स्थान जहाँ पर भी लोग मेला देखने के लिए जाते होंगे, तीर्थ स्थान जाते हैं, धार्मिक स्थल जाते होंगे। तो यहाँ यात्रा वर्णन का प्रावधान। यात्रा की तैयारी कैसे होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को आपको यात्रा में आवश्यकता पड़ेगी, यात्रा का स्थान कैसा होगा, यानी आपको लंबी दूरी जाना है तो हमें किन किन चीज़ों का कहाँ आपको ठहरना है। ठीक, यात्रा के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक, और यात्रा के लिए किन साधनों से जाना होगा, साधन भी चुनना होगा, और यात्रा के लिए किन चीज़ों का आवश्यकता उसको भी चुनना होगा। तो इन सब चीज़ों के यात्रा वर्णन के अंतर्गत रखा गया है। तो स्व अनुभव पर 3 चीज़ों चर्चा किया गया। पहला था घटना वर्णन, कि किन किन घटनाओं का क्या क्या घटना घटित उसके आधार पर। दूसरा था दृश्य वर्णन, वहाँ क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ी थी और इन सब चीज़ों का वर्णन था। तीसरा था यात्रा वर्णन, यात्रा वर्णन में यात्रा करने के समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, यात्रा करते समय कहाँ ठहरना होगा, यात्रा किन साधनों से होगा, छोटी गाड़ियों की यात्रा में कितने लोग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें थी यात्रा वर्णन स्व अनुभव पर चर्चा। अब स्व अनुभव चर्चा का महत्व क्या है? चलिए, ये तो स्व अनुभव हम लोग चर्चा कर लिए। अब इनके जीवन पर क्या महत्व पड़ता है या बालक के ऊपर क्या महत्व पड़ता है? तो स्व अनुभव पर चर्चा का महत्व, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है। भाई किसी भी चीज़ का कार्य कब किया जाता है? जब उसका कोई महत्व होता है। ठीक, बिना महत्व का कोई भी कार्य करना निष्फल होता है। तो महत्व क्या था? जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो वहाँ पर आपके श्रवण कौशल का विकास होगा। जब कोई भी चीज़ किसी पर चर्चा होती होगी, जब आप सुनते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? श्रवण कौशल का स्वाभाविक रूप से विकास होता है। अब कैसे होता है सुन लीजिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब बात करता है तो आपको क्या करना, सुनना चाहिए कि यार वास्तव में इन्होंने जिन चीज़ों के दृश्य वर्णन, मेले में क्या होता है, मेले में किस चीज़ की आकृति होती है, मेले में क्या क्या चीज़ मिलता है। तो आप जब सुनेंगे तो जब आपको कोई चीज़ आएगी तो स्वाभाविक रूप से श्रवण कौशल का विकास होगा।
आपको शुद्ध उच्चारण सुनने को मिलेगा। यार फले लोगों ने तो ऐसा कहा था, इन्होंने ऐसा कहा था, आपको वहाँ कुछ कन्फ्यूजन मिलेगी। यार उन्होंने कहा था मेला यहाँ लगता है, वहाँ मेला हर जगह लगता है। तो पहला टॉपिक था श्रवण कौशल का स्वाभाविक रूप से विकास। दूसरा था जब आप उसको देख लेंगे, सुन लेंगे, कि अभिव्यक्ति शैली, सबसे महत्वपूर्ण जो है ये अभिव्यक्ति शैली। आप उस चीज़ को, जो चीज़ सुने हुए हैं, उसको कैसे दूसरों को समझ प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ठीक, तो ये अभिव्यक्त शैली मतलब आपने कोई घटना देखा, सुना, जाना और दूसरे के सामने को प्रस्तुत किया, वही होता है अभिव्यक्ति शैली। तीसरा है संप्रेषण में सहायक। संप्रेषण मतलब जो हम आमने सामने संप्रेषण में सहायक। ठीक, और संप्रेषण क्या होता है? जब व्यक्ति आपस में बातचीत करता है, संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच में होता है, तो उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता पैदा होती है। बातचीत के माध्यम से वो उन पर चर्चा करते हैं, संप्रेषण पर चर्चा करते हैं। जब छात्र एक दूसरे से चर्चा करते हैं, संप्रेषण बनाते हैं, तो व्यक्ति एक दूसरे के नज़दीक आता है। जैसे आप कहीं आ जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं ट्रेन से आ रहे हैं ना, ठीक है, आप अकेले बैठे हुए हैं, आपका सफ़र करता नहीं। हाँ, बगल वाले से कहीं अगर आपने संप्रेषण के माध्यम से जान पहचान बना ली, तो दोनों आपस में बात करते करते कब यात्रा पूर्ण हो जाती है, किसी को भी पता नहीं चलती है। इसीलिए संप्रेषण का विशेष महत्व होता है। संप्रेषण के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, यही होता है संप्रेषण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कथा में उचित धारा का प्रवाह। कथा में उचित धारा प्रवाह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी आप कथा कहानी कुछ भी कह रहे हैं, स्व अनुभव की चर्चा कह रहे हैं किसी, तो कथा में उचित धारा प्रवाह होनी चाहिए। उचित आरोह अवरोह होना, ऐसा नहीं कि एक शब्द सुन ले। एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। ये कथा आपको अच्छा लगेगा? न तो सुनने वाले को अच्छा लगेगा, न तो सुनाने वाले। सुनाने वाले भले अच्छा लगे, सुनने वाला भैया आँख मूंद के वही सुन लेंगे। हाँ, उसमें उचित धारा प्रवाह है। एक राजा था, उसका नाम दशरथ था, उसके 3 रानियां थी। ठीक, तो उसमें क्या थी? धारा में उचित धारा प्रवाह होनी चाहिए। जब धारा में उचित धारा प्रवाह होगा कथा में, तब वो इंटरेस्टिंग भी होगा। तो इसलिए उसमें आरोह और अवरोह भी होना चाहिए, बलाघात भी होना चाहिए। आरोह अवरोह मतलब कहाँ आपको शब्द को चढ़ाना है, शब्द को उतारना है। ठीक, जैसे एक राजा था, अचानक एक राजा था, उसकी 3 रानियाँ थी, उन 3 रानियों को 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ऐसे नहीं, उचित उतार चढ़ा। एक राजा थे, उनके 3 रानियाँ थी, उन 3 रानियों के से 4 पुत्रों की उत्पन्न हुई, ये होता है। तो ये होता है धारा में, किसी भी धारा में उचित प्रवाह होना अत्यधिक आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका संकोच की समाप्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण है संकोच की समाप्ति। देखिए, जब आप किसी विषय पर चर्चा करेंगे तो आपके अंतर्गत न संकोच रहेगा, ना झिझक रहेगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण है ये चीज, संकोच। संकोच ही व्यक्ति को अंदर सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे है? देखिए, कोई चीज होता है ना, यार हम कैसे इनको कहें, ये क्या होता है? संकोच होता है। तो जब स्व अनुभव पर चर्चा करेंगे, जब आप श्रवण कौशल में निपुण हो जाएंगे, अभिव्यक्ति में निपुण हो जाएंगे, संप्रेषण में निपुण हो जाएंगे,
कथा में उच्च धारा प्रवाह होगी तो निश्चित रूप से संकोच की समाप्ति हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि संकोच में तो क्या बोले क्या ना बोले, क्या सामने वाले को अच्छा लगेगा, पता नहीं मेरी बोली अच्छी है कि नहीं, पता नहीं मेरा धारा प्रवाह है कि नहीं, बोल पाएंगे नहीं। जब आप ये सब चीज़ें पर हो जाएंगे तो संकोच की समाप्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी। तब आप क्या करेंगे? जब आपको संकोच की समाप्ति हो जाएंगी तब आप एक सफल वक्ता बन जाएंगे। देखिए, अक्सर कोई भाषण देता है तो कुछ लोग बड़े चाव से सुनते हैं और कोई भाषण देता है तो लोग चले जाते हैं। तो ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि आप किन किन चीज़ों का अपने वाणी या अपने भाषण में समाहित कर रहे हैं। निश्चय स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण के लिए पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि किन किन ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है। तो किसी भी चीज़ पर चर्चा करने से पहले उसका महत्व क्या होता है? स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। जब आप किसी भी चीज़ बोलेंगे तो धीरे धीरे आपके शब्दों में स्पष्टता आएगी और आप शुद्ध बोलेंगे। अक्सर आप लोग देखते हैं कि लोग बोलते बोलते किसी शब्द को बोलना कुछ और बोल कुछ और जाते हैं, उच्चारण कुछ और है, उच्चारण कुछ और कर जाते हैं। तो ये स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण भी सबसे प्रमुख विशेषता होती है किसकी? स्वानुभव की चर्चा के महत्व पर। अब आदर्श वाचन की योग्यता, ठीक निष्ठ। अब इन सब चीज़ों की आदर्श वाचन क्या है? जब आप श्रवण कौशल निपुण हो जाएंगे, एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे, आपके संकोच की समाप्ति हो जाएगी, आप स्पष्ट शुद्ध बोलेंगे, तब जाकर आप एक क्या बन जाएंगे? सफल वक्ता। क्या बनेंगे? सातवां, सफल वक्ता। ठीक, ये है महत्व। भैया स्व अनुभव करने से श्रवण कौशल का विकास होता है, अभिव्यक्त मतलब बोलने का विकास होता है, संप्रेषण मतलब आपस में विचार विनिमय करने की क्षमता उत्पन्न होती है, उचित धारा प्रभाव में बोल सकते हैं आप, संकोच की समाप्ति हो जाती है, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण आप बोलने लगते हैं, तो लास्ट में आप क्या हो जाते हैं? एक सफल वक्ता बन जाते हैं। ये था हमारा आज। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन के साथ परिवेशी चर्चा क्या होती है, सामाजिक परिवेश से आप क्या समझते हैं, ठीक, हवा पानी की चर्चा, अभी हमने आपको बताया था ना, चर्चाएं 3 चीज हुई थी, ठीक, भौतिक, सामाजिक और एक पर्यावरणीय। तो इन सब चीज़ों पर हमने आज डीटी सेमेस्टर के दूसरे चैप्टर के अंतर्गत परिवेशी चर्चा, सामाजिक घटनाओं एवं स्व अनुभव पर चर्चा का महत्व के बारे में हमने आपको विस्तार से समझाए हैं। आशा करते हैं कि आप स्व अनुभव चर्चा बहुत अच्छे देखे होंगे। एग्जाम में पूछता है स्व अनुभव चर्चा का महत्व क्या होता है, तो इन पॉइंटों को याद रखिए और इंदर आपके क्या करना आपको मालूम है, ठीक। तो ये कुछ हमारे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 7-8। अब देखिए हमारा है गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना एवं बोलना। गद्य मतलब गद्य के अंतर्गत क्या आती है? कहानी, नाटक इत्यादि जो चीज़ें आती हैं वो सब गद्य के अंतर्गत आती हैं, ठीक। नाटक, कहानी, उपन्यास जो भी चीज़ होती है गद्य की। पद्य क्या होते हैं? पद्य के अंतर्गत कविता आती है, कविता, सोरठा, ये सब सारी चीज़ें होती हैं पद्य के अंतर्गत आती हैं। अब कह रहे हैं गद्य एवं पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, गद्य एवं पद्यों को जो अंश होता है यानी इन दोनों चीज़ों का शुद्ध उच्चारण कराना। क्या कराना है? शुद्ध उच्चारण। और किसका?
मान लीजिए कहानी का हो गया शुद्ध उच्चारण, और गद्य यानी कविता का सुर ताल एवं लय उतार चढ़ाव के साथ, सुर ताल लय उतार चढ़ाव, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है। गद्य में आप कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें से एक एक शब्दों का आपको शुद्ध उच्चारण करना अति आवश्यक है। कहानी चाहे नाटक चाहे उपन्यास, ठीक, चाहे संस्मरण, जो भी आप पढ़ रहे होंगे उसमें से आपको शुद्ध उच्चारण करना है। अब शुद्ध उच्चारण कैसे होगा आगे बताया जाएगा। यदि आप गद्य पढ़ रहे और कविता पढ़ रहे तब कविता में शुद्ध उच्चारण तो होगा ही, साथ में उसका सुर ताल लय उतार और चढ़ाव, अवरोह और आरोह होना अत्यधिक आवश्यक है। जैसे कभी कभी देखिए कोई लोग कहानी बहुत अच्छे कहते हैं, कोई लोग हास्य कविताएं बहुत अच्छे कहते हैं, कभी कभी लोग दर्शक इतना मजबूत हो जाता है, कभी कभी कुछ लोग ऊब के चले जाते हैं, सोने लगते हैं। किस पर प्रभाव पड़ता है? ये सुर ताल लय उतार और चढ़ाव के साथ, यानी जैसे है व्यक्ति के ऊपर प्रभाव छोड़ सके। कह रहे हैं आप हास्यरस और आपका भाव निकल रहा है किसका? करुणरस में, हंसने के बजाय रोने लगे। क्या ये सुर ताल लय में है? नहीं है। तो यही चीज़ है। अब पढ़ने में क्योंकि हमारा यहाँ शुरू होता है, ये तो हमारा था, ये हमको पढ़ना है गद्य एवं पद्य के अंशों को। गद्य भी हमने पढ़ लिया, पद्य भी पढ़ लिया। अब इसके अंदर क्या पढ़ना हमको? वाचन। वाचन मतलब होता है बोलना। वाचन और पठन, वाचन और पठन, इसका अध्ययन में करना है। शब्द दोनों एक जैसे हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना, अभी बताएंगे। वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना। और पठन का होता है व्यापक अर्थ में पठन लिया जाता है। जैसे कुछ को भैया पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ते हैं, देखिए जो लोग पढ़ते कहते भाई 4 घंटे पढ़ते, 6 घंटे पढ़ते, 10 घंटे पढ़ते, वो पठन जो होता है उसका क्षेत्र व्यापक होता है। और वाचन जो होता है वो जोर जोर से पढ़ा जाता है। कहीं वाचिए, जैसे आप लोग कहते भैया पहले के जो अनपढ़ थे, अभी आगे बताया भी जाएगा, किसी का अगर कोई पत्र भैया बास दर्ज किया, बास मतलब पढ़ दीजिए। जब लोग पढ़ते थे ऐसा नहीं कि धीरे मन में पढ़िए, मौन वाचन नहीं, सुस्वर वाचन, जोर जोर से पढ़िए ताकि सामने वाला सुन सके। कभी कोई अगर पंचायत का फैसला लिखा जाता है, कहीं भैया देखिए अब ये जो हो रहा है वाचन यहाँ पढ़ा जा रहा है, तो जो वाचन किया जाता है कहीं भैया बास दीजिए सबके सामने ताकि लगे कि वास्तव में इसमें क्या लिखा है। तो वो वहाँ के परिस्थिति के अनुसार एकदम नहीं जोर जोर, जितने कि वहाँ 2 लोग। और ये किसके आधार पर पढ़ा जाता है? व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। जैसे देखिए अगर कहीं भाषण वोषण होता है, अगर वहाँ वाचन होता है किसी भी चीज़ पर, देखिए वहाँ माइक द्वारा होता है, कहीं 2-4 लोग होता है कि भाई बैठ जाइए आप लोग, शांति बनाइए, हम जो बोले सुनिए। तो यही होता है वाचन जो होता है जोर जोर से पढ़ा जाता है, और जो पठन होता है उसका क्षेत्र थोड़ा व्यापक होता है। अब इसके लिए वाचन शब्द के लिए देखिए शुरुआत करते हैं। वाचन जो शब्द होता है इंग्लिश के रीडिंग से बना है। किससे बना है? रीडिंग शब्द से बना है। रीडिंग का अर्थ क्या होता है? पढ़ना, ठीक। और जो रीडिंग शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वाचन प्लस पठन। वाचन का अर्थ क्या होता है? आपने आपको बताया, वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना, से पढ़ना। और पठन का अर्थ क्या होता है? व्यापक। बात समझ में आई? ये रीडिंग शब्द से बना है। रीडिंग शब्द के 2 अर्थ होते हैं, 2 शब्द हैं, वाचन और पठन। वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना, और पठन का, और वाचन भी 2 प्रकार का होता है। ये वाचन होता है कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं?
वाचन मुद्रा और वाचन शैली। वाचन ये दो प्रकार के होते हैं। वाचन मुद्रा और वाचन शैली। वाचन मुद्रा के अंतर्गत क्या क्या आता है? वाचन मुद्रा के अंतर्गत बैठने का ढंग, खड़ा होने का ढंग, ठीक, और बोलने का ढंग, खड़ा होने का ढंग, जो सामग्री आप हाथ में लिए उसके पकड़ने की शैली, और भावों के अनुकूल आँखों का, हाथों का, इशारों का चलना होता है। ठीक, तो जो वाचन मुद्रा होता है, वाचन मुद्रा के अंतर्गत हमारा आपका खड़ा होना, बैठने का ढंग, सामग्री जो हाथ में लिए हैं उसके पकड़ने का ढंग, ठीक, ये सब किसके अंतर्गत आती है? वाचन मुद्रा के अंतर्गत आती है। दूसरा है वाचन शैली। वाचन शैली मतलब होता है कि पढ़ने का ढंग, हमारे कंठ, ताल आदि से आप किस हिसाब से पढ़ते हैं। देखिए, सब लोग अलग अलग शैली में पढ़ते हैं। पढ़ाने की शैली सबकी अलग अलग ही होती है, पढ़ने की शैली सबकी अलग अलग होती है। ठीक, वाचन की क्या क्या विशेषता होती है? ये हुआ वाचन के कितने होते हैं? दो। रीडिंग शब्द से लिया गया है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है कौन? वचन और पाठन। वचन के दो होते हैं, कौन कौन से? वचन दो होते हैं, वाचन मुद्रा और वाचन शैली। अब नेक्स्ट है वाचन की विशेषताएं। वाचन की कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए? वाचन की विशेषताएं यानी व्यक्ति जब पढ़ने लगता है, जोर जोर से पढ़ता है, तो उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए? बताइए, वाचन पढ़ते समय व्यक्ति के अंदर क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? सबसे पहले कि वो शुद्ध शुद्ध बोले। क्या करे? वो शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करें। शुद्ध उच्चारण का प्रयोग, जो भी बोले वो शुद्ध बोले। दूसरा, आरोह और अवरोह, आरोह और अवरोह। आरोह अवरोह मतलब क्या होता है? उचित उतार चढ़ाव के साथ उसको वाचन करना चाहिए। तीसरा क्या था? वाचन, बालक वाचन सामग्री के भाव को समझ सके। ठीक। तीसरा था वह वाचन में सुस्वरता ले आए। सुस्वरता मतलब स्वर के साथ पढ़े और धारा प्रवाह के साथ पढ़े। यहाँ सुस्वरता एवं धारा प्रवाह। कैसा बोले हो? धारा प्रवाह के साथ। ठीक। ये थी वाचन की विशेषताएं। वाचन की विशेषता में क्या होना चाहिए? शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना चाहिए, यानी बोलते समय शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। आरोह अवरोह होना चाहिए और अपने वाचन के साथ उचित भाव भंगिमा का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तीसरा, चौथा, भाव भंगिमा का उचित प्रयोग। जैसे आप लोग देखते हैं, कुछ लोग जब बोलने लगते हैं तो आंखों का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग मुंह का प्रयोग करते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हाथ का प्रयोग करते हैं। तो व्यक्ति जब कोई भी चीज़ पढ़ाने लगता है, पढ़ने लगता है, तो भाव भंगिमा के साथ शब्द को और अच्छा बना देता है। जब तक आपका भाव भंगिमा नहीं होगा, आप वाचन में अच्छे वाचक नहीं कहलाएंगे। कोई न कोई आपका अंग करना चाहिए और वो अंग ऐसा चले उस शब्द के अनुरूप ही हो। ठीक। और वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वाचन शिक्षण के उद्देश्य में ठीक विशेषता होनी चाहिए। और वाचन शिक्षण का उद्देश्य, देखिए, कोई भी चीज़ हो उसका उद्देश्य होता है।
बिना उद्देश्य का कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो वाचन का उद्देश्य क्या होता है? शब्दों का सही उच्चारण करना। उद्देश्य यानी पहला, बालकों का जो अक्षर उच्चारण है, अक्षरोच्चारण, एवं शब्दों का उच्चारण सही होना चाहिए। ठीक, वाचन का उद्देश्य सही होना चाहिए, एक एक अक्षर सही उच्चारण हो और एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण हो सके, ये है वाचन शिक्षण। दूसरा है आरोह और अवरोह का होना। आरोह अवरोह मतलब जो भी वो बोले उसमें उचित उतार चढ़ाव हो, सुर ताल लय के साथ हो, और वही भाव भंगिमा का भी इसमें प्रयोग होना चाहिए। अब वाचन के प्रकार, वाचन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वाचन दो प्रकार के होते हैं, ससुर वाचन, दूसरा होता है मौन वाचन। देखिए, मौन वाचन। ठीक, वाचन कितने प्रकार के होते हैं? वाचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ससुर वाचन और मौन वाचन। ठीक, ससुर वाचन क्या होता है? जो सुर ताल और लय के साथ बोला जाए। सुर ताल लय के साथ जो उच्चारण किया जाए, ये क्या है? मौन वाचन। जो मौन मतलब ये तो मन में जो पढ़ा जाए। ठीक, वाचन दो प्रकार का होता है, ससुर वाचन और मौन वाचन। ससुर वाचन क्या होता है? जो सुर ताल लय के साथ पढ़ा जाता है वो ससुर वाचन कहलाता है। और मौन वाचन, ठीक, अब देखिए समझ लीजिए ससुर वाचन क्या है, मौन वाचन। जब हम कहीं भी गोष्ठी हो, सम्मेलन हो, सेमिनार हो, कोई उत्सव हो, कोई पर्व हो, जब वहाँ बोला जाता है, जब वहाँ आप कहा था भैया आप बोलिए, आप अपने विचारों को वहाँ प्रस्तुत करिए, तो वहाँ पर ससुर वाचन का प्रयोग किया जाता है। ससुर वाचन में व्यक्ति को, भाव को अपने वहाँ रखा जाता है। तो यही ससुर वाचन कहलाता है, जब यह व्यक्ति इन सब चीज़ों का ख्याल रखता है। ठीक, कभी कभी हम लोग कहा जाता भैया चलिए आपको रामायण कहना है, आप बहुत अच्छे जानते हैं, आपको पढ़ना आता, बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन आप वाचन नहीं कर पा रहे हैं। बोलना जानते हैं लेकिन ससुर वाचन नहीं कर पा रहे। ससुर वाचन मतलब कि कहाँ सुर और ताल, कहाँ उतारना है, कहाँ चढ़ाना है। अक्सर लोग देखते हैं कि 26 जनवरी 15 अगस्त पर लोग कहीं भी सभा होता है, भैया हम नहीं बोल पाएंगे, हम इतने लोगों के सामने नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं उनके अंदर झिझक होती है तो बहुत विद्वान, लेकिन कहते हैं भैया हम कभी बोले नहीं। तो जो ससुर वाचन होता है उसमें अगर आप निर्कुट रहेंगे तो आपको कभी दलील कहीं नहीं होना पड़ेगा। आप भाव को समझिए, आप वहाँ के परिस्थितियों को समझिए, आप वहाँ स्थितियों को समझिए, तब आप उचित भाव भंगिमा के साथ अगर आप वहाँ प्रदर्शन कर पाएंगे तब तो आप एक सफल वक्ता होंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। और हर व्यक्ति जानता है कि हम एक सफल वक्ता हूँ, हमारी बात लोग सुने, हमारी बात लोग 4-6-10 लोगों के बीच हमारी चर्चा हो, लेकिन ये नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब तक आप ससुर वाचन नहीं कर पाएंगे तब तक ये नहीं पाएंगे। दूसरा है मौन वाचन। अब मौन वाचन के अंतर्गत क्या आता है? देखिए आगे हम पढ़ाएंगे ससुर वाचन के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक, ससुर वाचन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। देखिए वाचन, ससुर वाचन का उद्देश्य क्या होता है? ससुर वाचन की यही कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं।
कि जब बालक वाचन करता रहे या कोई चीज़ पढ़ता रहे उसे बार बार बीच में न टोके। चाहे अशुद्ध ही कहीं न बीच पढ़ रहा हो एक शब्द, उसे बार बार नहीं टोकना। क्यों नहीं टोकना चाहिए? क्योंकि अगर बार बार अगर टोकेंगे तो बच्चे के अंतर्गत घृणा, आत्मविश्वास पैदा नहीं हो पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, वाचन नहीं कर पाएगा। इसलिए जब बालक पढ़ता हो तो बीच उसने हाँ पढ़ ले, तब जब पढ़ ले तो उसको बताइए प्रेम से, देखिए आप इन जगहों पर त्रुटि कर रहे हैं, अगर आप इन त्रुटियों को सुधार ले आप एक अच्छे वक्ता हो जाएंगे। तो पहला है कि बालक जब पढ़ रहा है तो उसके बार बार बीच में न टोका जाए। क्यों न टोका जाए? क्योंकि उसके अंतर्गत आत्मविश्वास नहीं पैदा हो पाएगा और हीनता का शिकार हो पा जाएगा। दूसरा है, जब बालक पढ़ रहा है तो उसके अंतर्गत पढ़ते समय वाचन करते हैं उचित भाव अनुकूल के समय उतार चढ़ाव होना चाहिए, आरोह अवरोह होना चाहिए, ठीक, बलाघात का। और जब बालक पढ़ रहा है तो उससे उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ अल्प विराम का प्रयोग करना है, कहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करना है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है, इन सब चीज़ों का उसको अच्छी तरीके से होना चाहिए। अब सुस्वर वाचन का उद्देश्य हो गया, यानी बीच बीच में न टोकें, भाव अनुकूल उतार चढ़ाव हो, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग हो। अब इसके कौन कौन से गुण हैं सुस्वर वाचन के गुण? भाई हर अंतर्गत कुछ गुण होते हैं तो कुछ दोष भी होते हैं। तो गुण कौन कौन से होते हैं? पहला देखिए, शुद्ध ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध ध्वनियों का ज्ञान। ठीक, इसका गुण यही होना चाहिए कि इनको शुद्ध ध्वनियों का ज्ञान भी होना चाहिए और उच्चारण, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुद्ध उच्चारण का अभ्यास। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, यहाँ ध्वनियों का ज्ञान और यहाँ शुद्ध उच्चारण का ज्ञान। तीसरी पॉइंट हमारा है कि स्वर में स्पष्टता होनी चाहिए। स्वर में स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक, स्वर में जब स्वरों में स्पष्टता होगी तो कोई भी चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप किसी पद्य को गा रहे हैं, अगर आपका सही स्वर में स्पष्टता नहीं, एक एक शब्द, एक एक अक्षर का सही अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो आपका सुस्वर वाचन करना क्या है? व्यर्थ है। पांचवा है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना चाहिए। यही बात आई कि उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? उचित विराम चिन्ह का प्रयोग। ये इसके गुण हैं और ये लगभग सब में होना चाहिए, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, सब में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग। कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ का आपको उतार है, कहाँ आपको चढ़ाव है। और भाषा प्रभावपूर्ण हो एवं गतिपूर्वक। गतिपूर्वक मतलब एक निश्चित क्रम से चलता रहे। प्रभावपूर्ण मतलब सुनने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ता रहे। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लोग जानना चाहते भी हैं, सुनना चाहते भी हैं, लेकिन उचित प्रभाव न होने का, जब व्यक्ति को उसका अर्थ ही नहीं समझ पाएगा, जब व्यक्ति उसका भाव ही नहीं समझ पाएगा, तो आपके अच्छे वक्ता होने से क्या मतलब? आप तो सोच रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जब सामने के ऊपर प्रभाव न पड़े तो आप एक सफल वक्ता नहीं हो सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आज हमने आपको गद्य एवं पद्य के शुद्ध उच्चारण का सुर ताल उदय के साथ पढ़ना सिखाया है। इन क्या क्या चीज़ें होना है, पहले रीडिंग किए हैं आप लोग, पढ़े हैं। पठन है, दो चीज़ है, वाचन और पठन है। वाचन का अर्थ होता है कि दूसरे के सामने बोलना, ठीक, और जो पठन होता है, पठन भी होता है
पढ़ने के दो, मौन वाचन भी कर सकते हैं, लेकिन पठन में मौन वाचन चल सकता है, लेकिन वाचन में नहीं चल सकता। वाचन का अर्थ ही होता है कि जोर जोर से पढ़ना। अब सुसुर वाचन के भेद भी होते हैं। सुसुर वाचन के भेद देख लीजिए एक अंतिम। सुसुर वाचन के भेद, आपने उसके गुण पढ़ा, विशेषता पढ़ा। अब सुसुर वाचन के भेद, सुसुर वाचन के भेद, इसके दो भेद होते हैं। एक आदर्श वाचन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम बहुत पूछता है। आदर्श वाचन क्या, अनुकरण वाचन क्या है? एक आदर्श वाचन है, दूसरा अनुकरण वाचन है। कभी कभी पूछता है आदर्श वाचन कौन करता है, तो आदर्श वाचन अध्यापक करते हैं और अनुकरण वाचन छात्र करते हैं। एग्जाम में बहुत पूछता है नंबर क्वेश्चन में कि आदर्श वाचन कौन करता है, अनुकरण वाचन कौन करता है। आदर्श वाचन छात्र करते हैं, आदर्श वाचन अध्यापक करते हैं, अनुकरण वाचन कौन करते हैं, छात्र करते हैं। ठीक। अब सुसुर वाचन को विभाजित किया जा सकता है भैया। आदर्श वाचन एक व्यक्तिगत वाचन होता है और दूसरा सामूहिक वाचन होता है। ठीक। और भी कर सकते हैं आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और भी कर सकते हैं। एक होता है स्वयं में जो होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वाचन, व्यक्तिगत वाचन, और दूसरा सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन मतलब व्यक्तिगत वाचन में सिर्फ एक ही व्यक्ति करता है, सामूहिक वाचन में दो या दो से अधिक व्यक्ति करते हैं। तो वाचन कितने प्रकार के होते हैं? वाचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सुसुर वाचन और व्यक्तिगत वाचन। सुसुर वाचन और ठीक, उसके आधार देखिए सुसुर वाचन कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? एक आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन कौन करता है? आदर्श वाचन अध्यापक करते हैं, अनुकरण वाचक छात्र। तो आज हम यहीं तक पढ़ाते हैं, वाचन के भेद पढ़ा लिए। ठीक। अब सुसुर वाचन, अनुकरण वाचन के विस्तार से चर्चा अगली कक्षाओं में होगा। हमारा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।